दोस्तों आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। उम्मीद है इसकी स्टोरी लाइन आपको पसंद आएगी। तो इस स्टोरी में हम जेनरेम नाम के एक बंदे को देखेंगे जो कि असल में एक मास्टर होता है। उसके पास बहुत सारी पावर थी और उसने हर एक अपने रेलम को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से उसे मौका मिला था कि वो यहां से हेवन में जा सकता है। हेवन में जाने का उसका टेस्ट शुरू कर दिया गया था, लेकिन यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। उस वजह से जेनरेम हेवन में नहीं जा पाता और वो गड़बड़ी वहां पर उसकी जान ले लेती है। लेकिन यहां पर जेनरेम ने बहुत ज्यादा पावर को कल्टीवेट किया था, तो उसकी फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन पावर ने उसे एक बार फिर से दोबारा जिंदा किया था। इस वजह जेनरेम को एक और लाइफ मिल जाती है, लेकिन इस लाइफ के अंदर उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। वो बिल्कुल एक यूजलेस के हिसाब से होता है, लेकिन उसका जो माइंड था वो हर एक पावर को और हर एक टेक्निक को जो उसने पिछली लाइफ में सीखा था उसे याद रखा होता है। इस वजह से जेनरेम को अगर कोई नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो उसे बिल्कुल कमजोर दिखाई देगा, लेकिन असल में जेनरेम के पास वो सारी टेक्निक उसके दिमाग में फिट है। वो जब चाहे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के अंदर से जो डिमन लोग रहते थे उन लोगों ने जेनरेम को ये एक चुनौती दी थी कि अगर जेनरेम ने वापस से इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की और दोबारा उसने हेवन में जाने का ट्राई किया तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब जेनरेम के हाथों में है कि वो यहां पर दोबारा से खुद को हेवन में भेजना चाहता है या फिर डिमन के हाथों पूरे वर्ल्ड को बर्बाद होने देना चाहता है। यही वजह थी कि जेनरेम वहां से एक छोटे से गांव में आ जाता है जहां पर उसे कोई भी नहीं पहचानता था। वहां आने के बाद उसे एक छोटा बच्चा गे दिखाई देता है जिसे वो अपने सर्वेंट की तरह बना लेता है। असल में उस बच्चे को सारे लोग बुली किया करते थे, लेकिन वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था। वो पैदा ही हुआ था एक खास तरह से, यानी कि बचपन में ही उसका फ्यूचर डिसाइड कर दिया गया था कि वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा, जिस बारे में तो वो बच्चा खुद भी हैरान था और उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा अनोखा इंसान है। इसलिए जेनरेम डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे को पावरफुल बनाने में मदद करेगा और जितनी भी टेक्निक उसने सीखी है वो सारी टेक्निक उस बच्चे को सिखाएगा ताकि वो बच्चा भी इमोर्टैलिटी हासिल कर सके। उम्मीद है आपको इस स्टोरी का एक शॉर्ट इंट्रो समझ में आ गया होगा। तो अब यहां से हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें किंगजेन नाम के एक सेक्ट को दिखाया जाता है। वहां पर यह ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी यहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर ना जाए। यहां पर एक बैरियर लगा दिया गया है, किसी को भी इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जेनरेम हेवन में जाने वाले हैं। उनका आज ट्रायल होगा, तो कोई भी अगर 300 किलोमीटर की दूरी पे गया ना तो हो सकता है कि वो जेनरेम को ट्रायल पूरा करने में चौड़ी परेशानी डाल दे। इसलिए सभी को आज के दिन सेक्ट के अंदर ही रहना है। किंगजेन सेक्ट भी पूरी तरह से तैयार था यहां पर अपनी सेफ्टी को देखते हुए। उसी किंगजेन सेक्ट में हम एक छोटे से कमरे को देखते हैं जहां पर सिस्टर जाओ नाम की एक लड़की बैठी होती है। उसी के सामने एक डीमन भी था जिसे बंदी बना लिया गया था, और ये जो डीमन था वो अंडरवर्ल्ड से आता है यहां पर जमीन के ऊपर। तो यहां इंसान रहते हैं, लेकिन जमीन के अंदर जो अंडरवर्ल्ड है वहां पर डिमन रहते हैं जो लोग इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। किंगजेन सेक्ट वालों ने जब यहां पर डिमन को देखा तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद यहां पर कमरे में कैद करके रखा है, क्योंकि कहीं यहां पर जेनरेम को हेवन में जाने के लिए कुछ रुकावटें ना डाल दे। और उसी डीमन को यहां पर जब बांध के रखा गया तो उसके सामने सिस्टर जाओ को भी रखा गया ताकि वो यहां पर इस डीमन के ऊपर नजर रखे। कोई भी वो गड़बड़ी करता है तो जाओ के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो उस डीमन की जान ले लेगी। वो डीमन यहां पर सिस्टर जाओ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहां पर उसकी बातों में आ जाए और जो रस्सियां उसके हाथ में बंधी हुई है वो उसे खोल दे। इसके बाद ये डीमन यहां पर जेनरेम के हेवन में जाने के टेस्ट में रुकावट डाल देगा। इस वजह से वो हेवन में नहीं जा सकता। लेकिन सिस्टर जाओ होती है, वो एक नंबर की एटीट्यूड वाली बंदी थी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि वो डिमन यहां पर कुछ भी क्यों ना कहे। वो उसको ना ही हां कह रही थी ना ही ना कह रही थी, बस चुपचाप से वहां पर उसके ऊपर नजर बनाए हुए बैठी होती है। डिमन अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन सिस्टर जाओ उसकी 1% भी उसके बातों में नहीं आती है। इस वजह से डिमन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तभी वहां से किंगजेन सेक्ट जो है उसका लीडर गुजर रहा होता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि यहां पर ये डिमन यहां सिस्टर जाओ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो लीडर वहां पर अपनी फ्लाइंग शॉट का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से सीधा का सीधा उसने उस डिमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से एक ही अटैक के अंदर वो डिमन का वहां पर खेल खत्म हो जाता है। डिमन को मारने के बाद किंगजेन सेक्ट का लीडर वहां पर मौजूद सारे डिसाइबल से कह रहा था कि आखिर किस तरह का काम कर रहे हो तुम लोग यहां पर। तुम्हारे आंखों के सामने यहां पे एक डिमन गया, लेकिन तब भी तुम लोगों ने इसे नहीं रोका था। आज का दिन बहुत बड़ा है सारे कि सारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर सेक्ट जो है ना वो सभी एक साथ यहां आ चुके हैं ताकि हम यहां पर विटनेस कर सकें कि किस तरह से जेनरेम हेवन में जाते हैं। इसलिए हर एक सेक्ट की जिम्मेदारी है कि वो यहां पर कोई भी गड़बड़ी ना होने दे, क्योंकि हमें पता है कि डिमन लोग यहां पर जेनरेम को इतनी आसानी से हेवन में जाने नहीं देंगे। सारे डिसाइबल किंगजेन सेक्ट के लीडर से माफी मांग रहे होते कि हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम यहाँ की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर देंगे। जिसके बाद सिस्टर जाओ जो होती है वो उस डिमन को रस्सी से बांधती है और उसे घसीटते हुए किंगजेन सेक्ट से बाहर ले जा रही थी ताकि बाहर जाकर उसे फेंक सके जहां चील कौवे उसे खा लेंगे। बड़े शान से सिस्टर जाओ उसे सबके सामने से घसीटते हुए ले जा रही थी, जिसे सारे लोग देखता रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टर जाओ इस किंगजेन सेक्ट की अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। उससे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इस पूरे किंगजेन सेक्ट के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तभी वहां पर आसमान के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर जेनरेम का टेस्ट शुरू कर दिया गया था। इसी टेस्ट को पास करके वो यहां से सीधा हेवन में जा सकता है। इस टेस्ट को देखने के लिए दूर दूर से यहां पर लोग
लोग आ रहे थे, वहां पर मौजूद जितने भी डिसाइबल होते हैं वो लोग कह रहे थे कि अरे देखो तो यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि देख सके कि जनरेम यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा करके हेवन में जा पाता भी है या फिर नहीं। लोगों का आना जाना वहां पर लगा हुआ था, अनगिनत लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं ताकि यहाँ पर इस टेस्ट को विटनेस कर सके, जिसके बाद वो टेस्ट शुरू कर दिया जाता है। अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि जनरेम कहां पर है, लेकिन वो उसी टेस्ट के बीच में होगा। सिस्टर जाओ तो यहाँ पर कोई भी चीजों पर ध्यान नहीं देती, बस वो उस डिमन को रस्सी से बांधे हुए अपना रास्ता नाप रही थी। उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। किंगसन सेक्ट का लीडर भी यहाँ पर एकदम ज्यादा ही हैरान और खुश भी था कि यहाँ पर जनरेम तो हेवन में जा रहे हैं। क्या पता वो कौन सा दिन आएगा जब हमारे सेक्ट से भी कोई ऐसा निकल कर आएगा जो हेवन में जा सके। उसकी पूरी उम्मीद होती है कि हो सकता है ये काम सिस्टर जाओ ही कर दिखाएगी, आगे चलकर वो भी इतनी पावरफुल बनेगी कि वो भी हेवन में जा सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते पूरा वहां का मौसम एकदम बदल जाता है। चारों तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैल चुका था, क्योंकि ये टेस्ट यहाँ पे शुरू हो गया होता है। सारे लोग एकदम घबराए हुए थे कि यहाँ पे जनरेम अपना टेस्ट पास कर भी पाते हैं या फिर नहीं। पूरा आसमान बिल्कुल ऑरा से भर चुका था, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर एकदम ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारी चीजें बिल्कुल शांत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जनरेम ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया। किंगसन सेक्ट के भी जितने लोग होते हैं वो सभी वहां पर जमीन पे ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जनरेम ने अपना टेस्ट पूरा किया और वो हेवन में जा चुके हैं। उन्हें नहीं पता था कि असल में यहाँ पर क्या हुआ। उन सभी ने बस अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जनरेम ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया होगा। सिस्टर जाओ जो होती वो भी बस आसमान की तरफ देख रही थी, उसे भी कुछ कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर जनरेम ने टेस्ट पूरा किया है या फिर नहीं किया, क्योंकि जनरेम किसी भी सेक्ट में नहीं रहता था। वो बहुत दूर पहाड़ों में रहा करता था, इसलिए कोई भी अभी उसके पास जाकर नहीं देख सकता है कि यहाँ पर उसने टेस्ट पूरा किया है या फिर नहीं किया है। इसके बाद हम उसी पहाड़ का सीन देखते हैं जहां से जनरेम का टेस्ट हो रहा था। वहां आने के बाद हमें पता चलता है कि जनरेम ने यहाँ पर टेस्ट पूरा नहीं किया और वो उस टेस्ट में फेल हो चुका है। उसकी फिजिकल बॉडी जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसकी की स्पिरिचुअल पावर ने वहां पर उसे एक और नया रीइंकार्नेशन कर दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह से जवान होकर वहां पर खड़ा होता है। और उसकी पुरानी वाली जो फिजिकल बॉडी थी, जो कि बिल्कुल बूढ़े जैसी थी, वो उसके सामने मरकर पड़ी होती है। जनरेम वहां पर अपनी ओल्ड बॉडी से कह रहा था कि लगता है तुम्हें यहाँ पर ना काफी सालों का आराम मिल चुका है, लेकिन अब यहां से मेरे मुसीबतों के दिन शुरू हो गए। इतने सालों की मेरी मेहनत थी जिसकी मदद से मैं हेवन में जाना चाहता था, वो सब बस पल भर के अंदर खत्म हो गया। मेरी जिंदगी भर की मेहनत यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद में वाला जो जवान जनरेम होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओल्ड बॉडी के अंदर से शोर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसकी सबसे खास शोर्ड हुआ करती थी। और वो उस शोर्ड स्पिरिट को एक ब्रेसलेट में बनाकर अपने हाथ में लगा लेता है, ताकि वो अभी किसी को बता नहीं लेता है, ताकि वो अभी किसी को बता नहीं सकता कि असल में वो कितना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर रहा करता था, क्योंकि अब उसकी बॉडी को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। इसके बाद जनरेम अपनी ओल्ड बॉडी को वहीं पर पहाड़ों के बीच में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब यहां से उसे अपना बिल्कुल नए तरीके से सफर शुरू करना होगा। उसकी जितनी भी मेहनत थी वो सब खत्म हो गई। हालांकि उसके पास पिछली लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे गेन करने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जनरेम उदास था कि क्या पता मैं अगली बार वापस से इस लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा मेहनत करूं और मेरी नसीब अच्छी नहीं हुई तो मैं फिर से जब हेवन में जाने वाला रहूंगा तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसलिए वो कंफ्यूज था कि वो वापस से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करें या फिर एक नॉर्मल तरह की ही जिंदगी गुजारे। और यही कंफ्यूजन के साथ वो वहां से चला गया होता है। उसके जाने के बाद वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो कि असल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन वुड होता है। वो कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, जिसके ऊपर अभी जनरेम का ध्यान नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर ये जो जनरेम की बॉडी थी वहीं पर वो टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसे अनदेखा करके जनरेम वहां से चला जाता है। अब जनरेम काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ते वो किसी छोटे से गांव के अंदर पहुंच जाता है। इस गांव में आने के बाद ना ही वो किसी को पहचानता था, ना ही गांव के कोई और लोग उसे पहचान रहे होते हैं। जनरेम वापस से उस जगह पर नहीं जा सकता जहां पर वो पहले रहा करता था, क्योंकि सभी लोग उसे पहचान लेंगे कि ये तो जनरेम है जिसने अपना टेस्ट पूरा नहीं किया और ये तो वापस से अर्थ पे ही आ चुका है। जबकि सभी को अभी भी लग रहा होता है कि वो हेवन में चला गया। किसी को रियलिटी नहीं पता थी कि जनरेम तो असल में यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। उस गांव में आने के बाद बच्चे जो थे वहां पर जनरेम को देखकर घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल ही अलग थे। वो बिल्कुल किसी इमोर्टल कल्टीवेटर जैसे कपड़ों में होता है और गांव के लोगों के कपड़े तो बिल्कुल अलग ही थे। इस वजह से उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर आ गया है जो हमें यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा सकता है। बच्चों ने ये बात अपने पेरेंट्स को भी बता दी थी, इसलिए पूरा गांव उठकर आ जाता है जनरेम के पास ताकि उससे बात कर सके कि असल में ये बंदा है कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या पता ये कोई कल्टीवेटर होगा जो किसी पावरफुल सेक्ट से यहाँ पर आया है, क्योंकि इसका लुक और इसका कपड़ा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा। ये सारे लोग यहाँ पर आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर गांव का चीफ आ जाता है। चीफ ने जैसे ही यहाँ पर जनरेम को देखा था वो समझ चुका था कि नहीं, ये जनरेम कोई मामूली बंदा तो नहीं है, ये जरूर कोई मास्टर होगा जो कि इस गांव को देखने के लिए आया है।
वो चीफ वहां पर जनरल के सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे पता है कि आप यहाँ पर मास्टर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप इतने छोटे मोटे से गांव में क्या करेंगे। अगर हमसे यहाँ पर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चीफ को ऐसा करता हुआ देखकर गांव के सारे लोग जो थे वो सभी भी अब यहाँ पर जनरल के सामने ग्रीट करने लगते हैं। उन्हें भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि जनरल कोई मास्टर होगा जो यहाँ पर आया हुआ है। जनरल यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इसी गांव में रुकने के लिए आया हूं, मुझे जगह चाहिए होगी ताकि मैं इस गांव में रुक सकूं। ये सुनकर चीफ थोड़ा घबरा जाता है कि अरे यहाँ पे मास्टर रुकेंगे, हम इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। जनरल को लग रहा था कि यहाँ पे चीफ जो घबराया है वो इसलिए घबराया होगा क्योंकि इनका खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो अपने पास से 2-4 गोल्ड जेड निकालता है जो कि सोने से बने हुए थे। वो उस जेड को चीफ को देते हुए कहता है कि इसे आप रख लो, इसके बदले मुझे कोई छोटी सी जगह दे देना। चीफ कहता है नहीं नहीं सीनियर, ऐसी बात नहीं है, हम तो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आप इतने बड़े मास्टर हैं और हमारे पास खाली झोपड़ी वगैरह है, छोटे मोटे घर हैं, तो हम आपकी खातेदारी कैसे कर पाएंगे, इसी वजह से मैं परेशान था। लेकिन जनरल कहता है इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चीफ के हाथ में वो जेट थमा देता हुए वहां से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे वहां पर सेनलाओ नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है और यही वो बच्चा था जो कि बहुत ही खास तरह के टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। इसके बारे में वो बच्चा खुद भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर जनरल समझ चुका था कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो उसे घूर कर देख रहा होता है। ये देखकर सेनलाओ के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लग रहा था कि जो जनरल है वो यहाँ पर सेनलाओ को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर सेनलाओ जनरल की देखभाल कर सके। कभी उन्हें चाय वगैरह खाना वगैरह की जरूरत होगी तो वो उन्हें बनाकर दे देगा। इसलिए सेनलाओ के पैट्स यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाते हैं और उन्होंने सेनलाओ को एक सर्वेंट की तरह जनरल के साथ भेज दिया था जो कि अब एनी टाइम जनरल का ख्याल रखेगा। सेनलाओ भी इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मैं तो यहाँ पर एक मास्टर के साथ रहूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो जनरल को गांव का सबसे अच्छा घर दिखाता है और उसकी साफ सफाई कर देता है ताकि यहाँ पर आराम से जनरल रह सके। यहाँ पर आने के बाद सेनलाओ जो था वो गांव में किस तरह से लोग रहते हैं और उनके डेली के क्या काम होते हैं वो सभी मास्टर जनरल को सिखा रहा था। वो जनरल को यहाँ पर खेती करना सिखाता है और भी बहुत तरह की चीजें सिखाता है जैसा कि गांव के लोग करा करते हैं शुरुआत में। तो जनरल को ये सारी चीजें उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो सारी चीजें अच्छे से सीख जाता है और वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। सेनलाओ भी ये देखकर हैरान था कि अरे वाह, यहाँ पर जनरल मास्टर तो कितनी आसानी से ये चीज सीख गए। उन्होंने पूरी की पूरी खेत में फसल लगा दी, वो भी चुटकियों बजाते हुए। कमाल की बात है, ये काम करने में तो महीने लग जाते थे। इसलिए सेनलाओ और तब अच्छी तरह से जनरल का ख्याल रखना शुरू कर देता है। जनरल वहां पर सेनलाओ से उसे कहता है क्या तुमने कभी भी कल्टीवेशन वगैरह के बारे में सुना है या फिर कभी उसे ट्राई किया है। सेनलाओ कहता है हाँ मास्टर, पिछले साल ना यहाँ पर एक ओल्ड मैन आए थे जिनके पास थोड़ी बहुत कल्टीवेशन पावर थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कल्टीवेशन करना सिखाएंगे और कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबों को भी समझना सिखाएंगे, लेकिन क्या करूं, शायद मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी कि कुछ दिनों 7-8 ये पहले ही वो मर चुके हैं। उनके मरने के बाद अब कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मुझे कल्टीवेशन वगैरह के बारे में सिखाए। मुझे तो अभी तक के कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें जिस किताब में लिखी होती हैं उस किताब को भी पढ़ना नहीं आता। ये सुनकर जनरल कहता देखो, मैंने भी यहाँ पर ना बहुत सारी कल्टीवेशन से जुड़ी किताबें पढ़ी हैं। वो सेनलाओ को अपने बारे में बता देता है कि असल में वो कौन है और उसके साथ किस तरह का हादसा हुआ गया था जिस वजह से वो यहाँ पर आ गया। ये सुनकर तो सेनलाओ एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि मास्टर सच में बहुत ही पहुंची हुई चीज है। जनरल वहां पर सेनलाओ से कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। कल्टीवेशन पावर को सीखने में तुम ट्राई करना और कल्टीवेशन करने की कोशिश करना। जहां पर तुम गलती कर रहे होगे ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम्हें गलतियों के भी बारे में बताऊंगा कि किससे गलतियों को सुधार के उसे सही किया जा सकता है। यह सुनकर तो सेनलाओ काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, मास्टर मेरी मदद करेंगे तो मैं बहुत जल्द मास्टर के जैसा ही पावरफुल बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां पर कई सारे डिमन वगैरह रहा करते हैं। वहां पर कुछ डिमन ने मिलकर एक डिमन को बहुत ज्यादा मारा था और उसे मार मार कर लावे में फेंकने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हमने वो लकड़ी का टुकड़ा देखा था ना जिसका नाम सोल ट्रांसफॉर्मेशन था, उसका इस्तेमाल यही अंडरवर्ल्ड के डिमन वगैरह करते हैं। लेकिन उनके पास से तो वो टुकड़ा गायब हो गया था। उन्हें शक था कि यही डिमन ने यहां पर उस टुकड़े को गायब किया होगा, इसलिए वो उसे मार मार कर उसे अधमरा कर देते हैं ताकि वो बता सके कि असल में वो लकड़ी का टुकड़ा कहां पर है। लेकिन उस डिमन को यहां पर कुछ भी नहीं पता था कि वो टुकड़ा कहां चला गया, जबकि हमने देखा था कि वो टुकड़ा असल में वहां पर मौजूद है जहां पर जनरल की पिछली वाली बॉडी है, वहीं पर वो टुकड़ा पड़ा हुआ था। गुस्से में आकर बाकी डिमन जो होते हैं वो सभी उस डिमन को लावे के अंदर ही फेंक देते, क्योंकि उन्हें उसके ऊपर शक था कि इसने यहां पर उस लकड़ी के टुकड़े को छुपाया होगा ताकि बाद में चलकर अकेले उसका इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से उन लोगों ने मिलकर यहां पर उस डिमन की जान ले ली। बाकी डिमन वहां पर कह रहे थे कि अगर यहां पर लीडर को पता चला कि वो लकड़ी का टुकड़ा गायब हो चुका है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हमें जल्द से जल्द इस मैटर को सुलझाना पड़ेगा ताकि मैटर आगे चलकर बड़ा ना हो जाए। जल्दी से जाओ और किसी ना किसी को भेजो ताकि वो बचे हुए बाकी के उस टुकड़े को हासिल कर सके। अब रात को सेनलाओ जो होता है वो वहां पर कल्टीवेशन करते हुए अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। वो पहले खुद की बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है जैसा कि जनरल ने उसे करने के लिए कहा था, लेकिन जनरल बताता है कि तुम बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर गहरी गहरी सांसें ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें पहले खुद के मन को शांत करना है, उसके बाद आप आराम आराम से तुम्हें यहाँ पर सांसें लेनी है, जिस वजह से
तुम्हारी बॉडी हल्की हो जाएगी और उसके बाद तुम कल्टीवेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। ये सुनकर सेनलाओ भी हैरान था कि अरे वाह, मास्टर को तो कितनी सारी चीजें पता है, लेकिन अभी उसे यहाँ पर तकलीफ हो रही थी कल्टीवेशन करने में, इसलिए वो वहां पे कीड़ा मकोड़े जो होते हैं उन्हें पकड़ना शुरू कर देता है ताकि उनके साथ वो खेल सके। जेनरेम उसे यहाँ पे चीजें बता रहा था, लेकिन यहाँ पर सेनलाओ तो उन कीड़ों के साथ खेल रहा होता है, वो मस्ती कर रहा था वहां पर। जैसे जेनरेम सेनलाओ को ये करते हुए देखता है, सेनलाओ घबरा जाता है और जल्दी से शराब के पास आता है ताकि वो जेनरेम के लिए शराब निकाल कर दे सके। शराब निकालते हुए वो जेनरेम से कह रहा था कि मास्टर आप बड़े शांत लग रहे हैं, क्या आप कुछ सोच रहे थे क्या यहाँ पर बैठे बैठे? तो जेनरेम बताता है, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर सोच ही रहा था कि आज से 3000 साल पहले मैंने अपने कल्टीवेशन की शुरुआत की थी, लेकिन मैंने 3000 साल तक की मेहनत की और जैसे मैं हेवन में जाने वाला था सब कुछ खत्म हो गया और देखो मेरी 3000 साल की मेहनत यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं अब एक ऐसी बॉडी के अंदर हूँ जिसके पास कुछ भी पावर नहीं। हालांकि मेरी सोल के अंदर अभी भी पावर मौजूद है, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी ही उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यही चीज मैं सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ, मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी 3000 साल अपने बर्बाद नहीं करता और मैं कभी कल्टीवेशन सीखता ही नहीं। लेकिन सेनलाओ कहता है, मास्टर आप तो अभी देखो कितने ज्यादा जवान हैं, अगर आप यहाँ पर वापस से कोशिश किए ना तो आप फिर से उतनी ज्यादा मेहनत करके हेवन में जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये काम कर लेंगे। लेकिन जेनरेम कहता है, नहीं यार ऐसा नहीं होता, मैं नहीं जानता कि मैं वापस से 3000 साल तक की मेहनत करूं और वापस से वही चीज हो जाए जैसे कि पिछली बार हुई थी, तो मेरी 3000 साल की मेहनत फिर से बर्बाद हो जाएगी और अब मैं यहाँ पर इस चीज से परेशान हो चुका हूं। मुझे बोरिंग फील हो रहा है कल्टीवेशन करना। हम फ्यूचर को ना ही कंट्रोल कर सकते हैं ना ही उसे देख सकते हैं। ये कल्टीवेशन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और कब ना जाने इतनी मुश्किलों को सहन करने के बाद भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारी सारी मेहनत खत्म हो जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। वही चीज आज मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं वापस से उसी कल्टीवेटर के रास्ते में जाऊंगा या फिर बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारूं। इसी तरह से ये दोनों जो थे यहाँ पर आपस में काफी देर तक की बातें कर रहे होते हैं। ये लोग जब बातें कर रहे थे तो वहीं से पास से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था जिसका नाम मास्टर लू होता है। असल में ये मास्टर लू किंग्सन सेक्ट का ही एक मास्टर है। किंग्सन सेक्ट वालों ने मास्टर लू को ये ऑर्डर दिया है कि उन्हें दूर दूर गांव गांव में जाना है और वहां पर जाकर कोई ऐसा इंसान हो जो कि पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हो, तो उन लोगों को ढूंढना है ताकि वो सभी किंग्सन सेक्ट में जा सके। क्योंकि किंग्सन सेक्ट वाले लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके सेक्ट से कोई ऐसा बंदा बाहर निकल कर आए जो कि हेवन में जाएगा। इसीलिए उन्होंने मास्टर लू को यह काम पर लगाया कि वो अलग अलग गांव में जाकर पावरफुल बंदे को तलाश करें जिसका फ्यूचर आगे चलकर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। ऐसे ही तलाश करते हुए वो मास्टर लू जो था वो इसी गांव में आ जाता है जहां पर सेनलाओ रहता है। वहां पर आने के बाद जैसे ही उसने सेनलाओ को देखा था, सेनलाओ को देखते साथ ही वो समझ जाता है कि नहीं, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये पैदा ही किसी अलग टैलेंट के साथ हुआ है। लेकिन जैसे वो वहां पे जेनरेम को देखता है वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जेनरेम बिल्कुल जवान एकदम हट्टा कट्टा लग रहा था और वो काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा होता है। ये देखकर मास्टर लू वहां पर कह रहा था, आखिर ये बंदा है कौन? ये इतना ज्यादा खूबसूरत है जिसके सामने तो लड़कियां भी फेल बैक हो। बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी रखने वाला बंदा इस मामूली से गांव में क्या कर रहा है? मैं यहां से उसकी कल्टीवेशन पावर महसूस कर पा रहा हूं कि लेकिन कि उसके पास कोई पावर नहीं है, पर तब भी देखो इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही हटके लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगा। मास्टर लू यहां पर आकर सेनलाओ से परमिशन भी लेता है कि क्या वो उसकी सेक्ट में चलना चाहता है ताकि वो उसे वहां पर एडमिशन दिलवा सके। उसके बाद वो उसे कल्टीवेशन करना सिखाएगा। सेनलाओ जेनरेम से कह रहा था कि मास्टर क्या मैं वहां पर जाऊं? अगर आप कहेंगे तो जाऊंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं जाऊंगा। जिस पर जेनरेम जो होता है वो उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है तो तुम्हें वहां पे जाना चाहिए। मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूं ताकि देख सकूं कि असल में वहां का माहौल किस तरह का है। ये सुनकर सेनलाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो वहां पर मास्टर लू के साथ किंग्सन सेक्ट में जाने के लिए मान जाता है। इसलिए अगले दिन से ही वो तीनों के तीनों वहां से किंग्सन सेक्ट में जाने के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। किंग्सन सेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक मीडियम ग्रेड का सेक्ट है जहां पर पावरफुल कल्टीवेटर रहते हैं अपने सेक्ट के बारे में बातें बताते हुए। मास्टर लू जो था वो जेनरेम और सेनलाओ दोनों को वहां से अपने सेक्ट में ले जा रहा था। जेनरेम का सारा सामान जो था वो भी सेनलाओ ने अपने पीठ के ऊपर टांगा होता है। वो इतना छोटा सा बच्चा था लेकिन इतने सारे सामान को लाद कर ले जा रहा था। आगे चलकर ये सेनलाओ काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बनने वाला है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें वहां पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट भी दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही अलग तरह के दिख रहे थे। वो बीस्ट मामूली बीस्ट से काफी ज्यादा अलग होते हैं। इसके बाद सेनलाओ जैसे ही किंग्सन सेक्ट में आता है, वहां आने के बाद तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं कि अरे वाह, ये कितना सुंदर सेक्ट है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वो सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा भी लग रहा था। मास्टर लू आगे बढ़ने के बाद किंग्सन सेक्ट के गेट के पास आता है जहां पर एक बंदा बैठा हुआ था जो नए आए हुए डिसाइबल को रजिस्टर करता है। वो बंदा मास्टर लू से कहता है, क्या हुआ मास्टर लू, इस बार किसे लेकर आए हो यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए? क्या आपको कोई पावरफुल बच्चा मिल गया क्या जिसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है? मास्टर लू कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे बच्चे को लेकर आया हूं जिसको मैंने देख लिया है कि वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो तुम फटाफट से रजिस्ट्री बुक निकालो और उसमें से इस सेनलाओ का नाम रजिस्टर कर दो। उसके साथ जेनरेम नाम का एक और भी बंदा है, उसे भी रजिस्टर कर लेना क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहते हैं। सेनलाओ असल में जेनरेम का सर्वेंट है तो उसके बगैर वो
कहीं नहीं जाएगा। इस वजह से तुम्हें जेनरेम को भी यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने वाला बंदा जो था वो सेनेलाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है कि अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो यार, मानना पड़ेगा मास्टर लू ने, तुम जैसे बच्चे को कहां से खोज निकाला। वो जल्दी से सेनेलाओ से पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो, तुम्हारा एड्रेस वगैरह बता दो ताकि मैं तुम्हारी पूरी डिटेल ना यहाँ पर बुक के अंदर रजिस्टर कर सकूं। सेनेलाओ उसे अपना नाम बताता है, एड्रेस वगैरह सब कुछ बता देता है। इस वजह से उस बंदे ने वहां पर इस सेक्ट के अंदर सेनेलाओ को रजिस्टर कर लिया था और आज से यहाँ पर सेनेलाओ जो है वो इस सेक्ट का एक मेंबर बन चुका है। वो जब यहाँ पर रजिस्टर करने वाला बंदा जेनरेम को देखता है तो वो कह रहा था कि अरे यार, इसके मैं पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पर ये सेनेलाओ जो कि पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ है, वो इस जैसे नल्ले इंसान का सर्वेंट बन कर रहे हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ सवाल नहीं उठाता और जेनरेम को भी यहाँ पर रजिस्टर कर देता है। इस वजह से वो दोनों अब यहाँ से सेक्ट के अंदर आ चुके थे। वहां पर आने के बाद जेनरेम और सेनेलाओ को और भी कई सारे लोग दिखाई देते हैं।